हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका स्टैटिक जीके के इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज के जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप देखोगे तो जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं वो सारे क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लास होने वाला है कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में होने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है। तो धान का जो प्रसिद्ध खैरा रोग होता है, धान में एक रोग होता है खैरा रोग उसको कहा जाता है, और ये खैरा रोग किस कारण होता है। जीवाणुओं के कारण, फफूंदी के कारण, विषाणु के कारण, या आपका जो है जस्ता की कमी के कारण। तो आप देखोगे धान में जो खैरा रोग होता है, धान की पत्तियों पर पहले क्या होती है खैरा रोग में, पहले जो है पत्तियां धीरे धीरे पीली हो जाती हैं और उसके बाद उस पर एक ब्लैक स्पॉट हो जाता है और वो धब्बा जो दिखाई देता है उसी को कहा जाता है खैरा रोग। तो धान का खैरा रोग जो है किसकी कमी कारण होता है, तो ये जस्ते की कमी कारण होता है। जस्ते की कमी कारण मतलब जिंक की कमी हो जाती है। जिंक का छिड़काव किया जाता है ना धान की फसल में, तो जिंक की कमी के कारण ये खैरा रोग होता है धान के अंदर। ठीक है, तो जस्ते की कमी या हम कहें जिंक की कमी, तो जिंक की कमी जब हो जाती है तो खैरा रोग धान के अंदर होता है। इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ अन्य रोग जैसे बुकनी रोग है, बुकनी रोग, या ये आपका बुकनी रोग है, झुलसा रोग है, झोंका रोग है, ये भी धान के अंदर होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, तो बहुत बार पूछा जाता है झुलसा रोग और बुकनी रोग। तो झुलसा रोग, बुकनी रोग जरूर याद रखिएगा, ये धान के अंदर होने वाले रोग हैं, धान की फसल में होने वाले रोग हैं, बुकनी रोग और झुलसा रोग। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कहाँ पर फ्लावर शो का आयोजन किया गया। फ्लावर शो का जो आयोजन किया गया कहाँ पर किया गया ये पूछा गया है। तो फ्लावर शो का आयोजन कहाँ किया गया, गुरुग्राम के अंदर, नोएडा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, या प्रयागराज के अंदर। तो जो फ्लावर शो का आयोजन किया गया है ये इस बार कहाँ किया गया, तो नोएडा के अंदर फ्लावर शो का आयोजन किया गया। फ्लावर शो, तो फ्लावर शो कहाँ पर हुआ, नोएडा के अंदर फ्लावर शो का आयोजन किया गया। हर वर्ष होता है और इस बार जो है इस शो का आयोजन कहाँ पर किया गया है, नोएडा के अंदर किया गया है। और इसमें आप देखोगे प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे इस फ्लावर शो में जो नोएडा के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा। तो 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा ये पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पंजाब, उड़ीसा। तो जो 2026 के अंदर होने वाला राष्ट्रीय खेल है कब होगा, तो 2025 में हो चुका, उसके बाद 2026 में होगा। तो 2026 में होने वाला जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन किस प्रदेश में किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, पंजाब में या उड़ीसा में। तो इसका आयोजन होने वाला है मेघालय के अंदर। अगला जो हमारा राष्ट्रीय खेल होने वाला है 39वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, मेघालय के अंदर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम एक अंग्रेज व्यक्ति के नाम पर फोर्ट विलियम जो एक भवन है ये भवन कहाँ पे है, कलकत्ता के अंदर। तो आप देखोगे फोर्ट विलियम ये जो है कलकत्ता के अंदर है, कलकत्ता में। ठीक है, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदला गया है क्योंकि ये अंग्रेज व्यक्ति के नाम पर था और जो है इसका नाम बदला गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग, बंगाल दुर्ग, विजय भवन, विरासत भवन। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है विजय दुर्ग। ठीक है तो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया था, आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा है 1942 में चलाया गया था। इसको 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है।
तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो इसमें कौन से नेता ने भाग नहीं लिया था, कौन से नेता शामिल नहीं हुए थे? तो महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। इसी में नारा दिया गया था करो या मरो। महात्मा गांधी के द्वारा इसी आंदोलन में नारा दिया गया था करो या मरो। उसके बाद आप देखोगे तो भीमराव अम्बेडकर ने भाग नहीं लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था इसके अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया था। तो भीमराव अम्बेडकर ने इस आंदोलन के अंदर, ये जो आंदोलन चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अंदर भाग नहीं लिया था। तो सही विकल्प हमारा होगा बी, भीमराव अम्बेडकर ने भाग नहीं लिया था। बाकी सारे नेताओं ने, जो विकल्प में दिया हुआ है, सारे नेताओं ने इसके अंदर भाग लिया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए ये प्रश्न हमसे पूछा जाता रहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से महत्वपूर्ण नेता ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? लॉर्ड कर्जन आप जानते हैं, विभाजनकारी नीतियों के कारण लॉर्ड कर्जन को भारत में जाना जाता है। बंगाल के 2 टुकड़े करने का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो किसके द्वारा कराया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो आप देखोगे तो लॉर्ड कर्जन के जो प्रशासन की तुलना है, ये औरंगजेब से किसने किया है? कि लॉर्ड कर्जन का जो प्रशासन है वो औरंगजेब की तरह प्रशासन है। ठीक है, तो ये तुलना, ये कंपेयर कौन करता है? दादा भाई नौरोजी, बाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो ये तुलना किया गया है बाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, बाल कृष्ण गोखले के द्वारा लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई है। ओके, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, अल्प विकसित देशों में से गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? शैक्षिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव। तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण है, आप देखोगे तो गरीबी का मुख्य कारण आपको दिखाई देगा आय में असमानता। गरीबी का मुख्य कारण है अल्प विकसित देशों में। ठीक है, जो फुल डेवलप नहीं है, जो फुली डेवलप्ड कंट्री नहीं है, उनके अंदर आय में असमानता, इनइक्वलिटी इन इनकम। तो आय में असमानता जो है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण दिखाई देता है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? कौन सा राज्य भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आप देखोगे तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, और चीनी का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो चीनी का उत्पादन भी होता है अधिक मात्रा में, और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी किया जाता है। तो कौन सा राज्य है, किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के चीनी का कटोरा। तो उत्तर प्रदेश को भारत के चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। देखिए, गन्ने का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत होता है, लेकिन मिलों के मामले में देखेंगे तो मिलें जो लगी हैं वो आपको दिखाई देंगी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा चीनी की मिलें लगी हुई है। अगला हमारा, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश के अंदर है? भारत के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता मतलब एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति के पास जो है 2 प्रकार की नागरिकता होती है, एक देश की होती है, एक उसके स्टेट या राज्य की होती है। इसी को कहा जाता है दोहरी नागरिकता। हमारे यहाँ भारत के अंदर एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ भारत के अंदर कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कैसी? एकल नागरिकता। तो भारत के अंदर आप देखोगे एकल नागरिकता है, लेकिन आप देखोगे कुछ देशों के अंदर जो है दोहरी नागरिकता है। जैसे आप देखोगे अमेरिका के अंदर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। वहाँ व्यक्ति जो है अमेरिका का नागरिक होता है, और उसके साथ साथ जो है वहाँ के जो राज्य है उसका भी नागरिक होता है। तो दोहरी नागरिकता की व्यवस्था किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं करता हमारा संविधान, ये पूछा गया है। विचार की स्वतंत्रता का, विचार की स्वतंत्रता तो देता है हमारा संविधान, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता देता हमारा संविधान, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी देता हमारा संविधान, विश्वास की भी स्वतंत्रता है हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता हमारा संविधान प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है प्रस्तावना में नहीं है। बाकी विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं हमारी प्रस्तावना के अंदर जो है समाहित की गई हैं, इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय देखोगे आप तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लेटन, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो आप देखोगे इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और यही लॉर्ड कैनिंग बाद में चलकर भारत का प्रथम वायसराय बनता है, प्रथम वायसराय। ठीक है, आपसे पूछा जाता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय बनता है बाद में चलकर आगे। और यही 1857 की क्रांति के समय हमारा गवर्नर जनरल था जो बाद में वायसराय बन जाता है। तो याद रखिएगा 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, और यही भारत का प्रथम वायसराय भी कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो आपके केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन। इन्हीं के प्रयासों से आप देखोगे आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना किया जाता है प्रार्थना समाज का। लेकिन इसके पहले आप देखोगे जो पहले व्यक्ति हैं केशव चंद्र सेन हैं, इन्हीं के प्रयास से आत्माराम पांडुरंग करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना। तो केशव चंद्र सेन का नाम याद रखिएगा और आत्माराम पांडुरंग का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम, 2 सेकंड से अधिक, 2 सेकंड से भी कम? तो आप देखोगे चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 2 सेकंड से भी कम लगता है। कितना समय लगता है? 2 सेकंड से भी कम चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। ठीक है, लाइट है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से भी कम। 1 दशमलव आप देखोगे 1.3 सेकंड लगता है, 1.3 सेकंड लगता है प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी तक चंद्रमा से। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्यरात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि का सूर्य, आप सुनते होंगे मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। तो मध्यरात्रि के सूर्य कहने का मतलब क्या होता है? मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है? संध्या प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय मृत में देर तक चमकना। वृत्त में, ये मृत नहीं, इसको वृत्त कहते हैं, वृत्त, वृत्त। तो मध्यरात्रि का सूर्य का मतलब होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। जब आप देखोगे ध्रुवों की ओर, जैसे ये जो ध्रुव हमारा ध्रुव, तो यहाँ ध्रुवों पर जब प्रकाश जो है यहाँ ध्रुवीय वृत्त होता बनता है, यहाँ ध्रुवीय वृत्त बनता है ध्रुवों की तरफ। तो ध्रुवीय वृत्त में जब सूर्य जो है देर तक चमकता रहता है तो उसी को जो है मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है यही है,
सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं, इसको नॉर्वे को कहा जाता है, मध्यरात्रि का सूर्य का देश। नेक्स्ट है राजधानियों तथा देशों का गलत युग्म छांटिए। राजधानियों तथा देशों का गलत युग्म छांटना है। कौन सा इसमें से गलत युग्म दिया हुआ है? नाइजर नियामी, नाइजर की राजधानी नियामी, ये तो सही है। नाइजीरिया अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, ये भी सही है हमारा। रवांडा किगाली, रवांडा की राजधानी जो किगाली, ये भी सही है। सारे अफ्रीकी देश है, अफ्रीका के सारे कंट्री हैं। रवांडा का किगाली, ये सही है हमारा। मोरक्को का डकार, मोरक्को का डकार नहीं रबात है। मोरक्को की जो राजधानी कौन सी है? रबात। ठीक है, तो हमारा यही वाला विकल्प जो है गलत दिया हुआ है, ये सही सुमेल नहीं, मतलब ये सही युग्म नहीं है देश और राजधानी का। ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात है। डकार जो है सेनेगल की राजधानी है। देखोगे सेनेगल, सेनेगल एक देश है अफ्रीका के अंदर, सेनेगल, सेनेगल की राजधानी है डकार। ठीक, ये सारी राजधानी बहुत पूछी जाती हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। तो आज के जो महत्वपूर्ण हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे, हमने उसको डिस्कस किया। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आते रहते हैं, तो सारे क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज जरूर करना है। पहले पूरी तरह से इसको पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे, तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, आपको बार बार परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।